उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। आप सभी को रेणु बंसल का नमस्कार। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की चौथी कड़ी। आनंद जी आपका, मिलन जी आपका, दोनों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करना चाह रहे हैं आपके संगीतकार पिता चित्रगुप्त जी के एक नायाब गीत से। फिल्म औलाद का गाना है जो फिल्माया गया है महमूद साहब पर और अरुणा ईरानी जी पर। ख़ास बात इस गाने की ये है कि इसमें एक तरफ पाश्चात्य रंग है, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी रंग है, और इस बात का संगीत में बड़ा ख्याल रखा गया है। इस गाने के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। इस तरह का एक्चुअली कॉम्पोजिशन ना कभी आया ना कभी आएगा जी। और आई थिंक इट्स अ यूनिक कॉम्पोजिशन, क्योंकि अरुणा ईरानी उस फिल्म में इंडियन ड्रेस में है और टिपिकली इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूट्स, ढोलक, तबला, ये सब यूज़ किया जहाँ भी वो गा रही है। और सेम धुन जब मन्ना दा गा रहे हैं, मन्ना डे जो महमूद को दिया है, तो वो सूट बूट में है, थोड़ा सा चार्ली चैपलिन काइंड ऑफ लुक है और एकदम ही वेस्टर्न है। ड्रम सेट है, इलेक्ट्रिक गिटार है, बेस गिटार है। मैंने इतना अच्छा कॉम्पोजिशन जिसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न का मिश्रण हो नहीं सुना। कैसे चेंज करते हैं, इतना स्मूथली इसका ट्रांजिशन होता है। इसमें अगर आप डिटेल में अगर सोचेंगे जी, तो एक पॉइंट बहुत कमाल का है जी कि ट्यून दोनों मन्ना दा और आशांटी ने जो गाया, ट्यून सेम है जी, सिंगिंग स्टाइल अलग है, सिंगिंग स्टाइल, ऑर्केस्ट्रेशन, एवरीथिंग। जोड़ी हमारी, आप वर्ड्स मत गाइए, डा रा 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 डा रा 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 टा रा। और जो आशांटी की लाइन है, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशान। अच्छा, ट्यून सेम है। रिकॉर्डिंग में हम लोग गए हुए थे। अच्छा, याद है हमको। म्यूजिक जो आनंद कह रहा है वो सही कह रहा है। जुगलबंदी है कि जैसे 8 बार का अगर वेस्टर्न है रिदम, फिर 8 बार इंडियन, फिर 4 बार वेस्टर्न, 4 बार इंडियन, 2 बार वेस्टर्न, 2 बार इंडियन, पूरा खेल। इसमें कितना समय लगा हुआ अंदाजन इस गाने की रिकॉर्डिंग में? नॉर्मल 9 साढ़े 9 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई और 1 बजे पैकअप। भाई मन्ना दा ने भी इसमें कमाल, बहुत अच्छा गाया था और क्या मूड पकड़ा था। आशा जी का तो खैर क्या कहना है, वर्सेटाइल है, लेकिन मन्ना दा से वैसे बात करिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बांग्ला टच आता है, लेकिन जब वो गाना गाते हैं तो वो एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। मजरू साहब भी कमाल के थे कि जोड़ी हमारी जमेंगा कैसे जाने। हाँ सही बात है। अंग्रेजी मुल्क में कितना रोमांस है, बाहर का छोकरी कितना एडवांस है। जी जी, मतलब मजरू साहब को सोचना ये सब, कितने वर्सेटाइल राइटर थे। ये सुनते ही ये गाना फिल्म औलाद से, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। हम तो है अंग्रेजी, तुम लड़की हिंदुस्तानी। तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी। बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी, जोड़ी हमारे।
है, बाहर का छोकरी कितना एडवांस है। अंग्रेजी मुल्क में कितना रोमांस है, बाहर का छोकरी कितना एडवांस है। देखेगी ना कभी वो इतने प्यार से, मुखड़े पे लाज को आचरवा डाल के, खिलती है सजना घूंघट में जवानी। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारी बाहों में थाम के 2 घंटा रोज में तुमको सिखलाएगा उल्फट का पोज में। बाहों में थाम के 2 घंटा रोज में तुमको सिखलाएगा उल्फट का पोज में। दया रे नैन का कजरा ना छूट जाए, झकझोरो ना पियो झुमका ना टूट जाए। रो देगी देखो तुम्हारे दिल की रानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी। हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी, जोड़ी हमारी लाओ मैं काट दूं लंबी लंबी ये लट, तुमको तो हीर से बनना है जूलियट। लाओ मैं काट दूं लंबी लंबी ये लट, तुमको तो हीर से बनना है जूलियट। यूं ना पागल बनो देखो रे बाल माँ, चिल्ला के शोर में कर दूंगी दाल माँ, दिल पे कटा के लगूंगी मैं दीवानी। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी। बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। लेकिन दोस्तों, आनंद और मिलिंद की जोड़ी खूब जमी और इनके संगीतबद्ध किए गीतों ने भी खूब रंग जमाया। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इनके संगीतकार पिता चित्रगुप्त जी के बारे में। आनंद जी और मिलिंद जी, अब मैं जिस गाने का जिक्र करना चाह रहा हूं वो ऊंचे लोग फिल्म का गाना है, आजा रे मेरे प्यार की राही। महेंद्र कपूर साहब ने गाया है, साथ में लता जी का स्वर है। अद्भुत गीत है। ये गाना हमें एक स्वप्न लोक में ले जाता है। जैसी हम आंख बंद करते हैं वो दृश्य हमें दिखाई देने लगते हैं। इस गाने की एक खास बात और है कि महेंद्र कपूर साहब को बहुत ही लाउड किस्म के गाने मिले हैं। इस गाने में उन्होंने कमाल किया है। बहुत मीठा गाया था महेंद्र कपूर जी ने। और ये गाना लिखा है मजरू साहब ने। मजरू साहब का लिखा हुआ है और वही बोल एकदम चिपक के आते हैं और बहुत कैची गाना था ये। सुनने में बहुत आसान लगता है जी, लेकिन गाने में बहुत मुश्किल गाना है।
देर से। आजा रे मेरे प्यार की राही, राह निहारूं बड़ी देर से। आजा तुझे मैंने पाके फिर भी नहीं पाया। कहीं भी रहूंगी मैं हूँ तेरी छाया। तुझे मैंने पाके फिर भी नहीं पाया। देख मैं तेरी प्रीत की मारी, राह निहारूं बड़ी देर से। आजा रे मेरे प्यार के राही, राह निहारूं बड़ी देर से। आजा रे मेरे प्यार की राही, राह निहारूं बड़ी देर से। आजा रे। जब हम रोमानी गीतों की बात करते हैं, अदायगी की बात करते हैं, बोलों की, ऑर्केस्ट्रेशन की बात करते हैं, ये सारी खूबियां जब एक गाने में आ जाएं तो क्या कहने। ऐसे ही एक गाना मुझे याद आ रहा है फिल्म वासना का। दो गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में। इस गाने के बारे में हम आपके उद्गार जानना चाहेंगे। ये गाना मेरे ख्याल से धुन पे लिखा गया था, साहिर साहब का है? साहिर साहब का। जी जी। क्योंकि जैसे पहले मैंने आपसे कहा कि वो बहुत कम पसंद करते थे कि पहले धुन मिल जाए और बाद में वो चाहते थे कि मैं लिख के दूं। लेकिन इस फिल्म में आपस में इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था, ठीक है आप 3 गाने कंपोज कर लीजिए जी। और मैं लिख दूंगा। तो धुन पहले बनाई थी। और जैसे आप कह रहे थे कि ऑर्केस्ट्रा, तो ऑर्केस्ट्रा जो होता है वो गाने का ही एक्सटेंशन होता है। जी जी। सारे पीसेस पापा के खुद के थे। टम डंग टन डन 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 टन डड टडडडडडड तो सारे जो म्यूजिकल पीसेस जो थे, इंटरल्यूड्स, वो सब कंपोजर के खुद के बनाए हुए थे। तो जाहिर है कि अच्छा ही लगा। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो। नजर जो बात कह चुकी वो बात मुंह से बोल दो। के झूम उठे निगाह में बहार का समा। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं।
शाम का ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। हर एक ख्याल खो गया, बस अब यही ख्याल है कि फासला न कुछ रहे हमारे दरमियाँ। ये पर्वतों की यारी, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों की यारी, ये शाम का धुआं। ये रूप रंग ये पवन, चमकते चांद सा बदन। ये रूप रंग ये पवन, चमकते चांद सा बदन। बुरा न मानो तुम अगर तो चूम लूं किरण किरण के आज हौसलों में है बला की गर्मियाँ। ये पर्वतों की यारी, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के यारी, ये शाम का इस गाने में सेक्सोफोन किसने बजाया? मनोरी दा। ये वन ऑफ दोज रेयर सॉन्ग्स है जिसमें हर पीस एकदम क्लियर कट है, कहीं किसी के ऊपर ओवरलैपिंग नॉइजी कुछ नहीं, एकदम क्लियर। जैसे अभी यू सैंग तो एक गिटार का पीस आया इतने बार का, उसके बाद सैक्सोफोन आया, उसके बाद वायलिन्स आया। इतना नीट ऑर्केस्ट्रा है कि इतना नीट ऑर्केस्ट्रा। और एक और चीज़ पापा हमेशा पसंद करते थे, ही टू ऑलवेज वर्क विथ टॉप म्यूजिशियंस, जैसे सैक्सोफोन मनोरी दा या केरसी लॉर्ड, अकॉर्डियन, कावस लॉर्ड, रिदम, बॉन्गोस वगैरह, बज्जी लॉर्ड, अकॉर्डियन, फिर बाद में रिदम वगैरह, और सारे लोग, चरणजीत सिंह, वायलिनिस्ट भी सब टॉप के। हरि प्रसाद चौरसिया जब आए थे तो इमीडिएटली पापा के बहुत से गानों में वो थे। इस गाने में अब गिटार जैसे वो बहुत अच्छा गिटारिस्ट था दिलीप नायक, बाद में अमेरिका चला गया। तो हमेशा कहते थे वर्क विथ टॉप म्यूजिशियंस। तो पापा के बहुत सारे जो साजिंदे थे उन्होंने आपके संगीत में भी बजाया होगा? हाँ बिल्कुल बजाया था। मनोरी दा, केरसी लॉर्ड, सबके साथ हम लोग ने काम किया और बहुत अच्छा लगा। और पापा का एक नेचर था कि जब वो रिकॉर्डिंग रूम में जाते थे तो अगर ये शक्लें जब तक नहीं दिखती थी तो अनकंफर्टेबल, उनको कंफर्ट नहीं लगता था। अरे कौन मिला इसमें, अकॉर्डियन कौन है, ये मैसेंजर हुआ करता था उस जमाने में, पूछते थे नहीं वो अकॉर्डियन में केरसी आ रहे हैं और सैक्सोफोन में मनोरी आ रहे हैं, उनके फेवरेट्स। वो उनके पूरे मिजाज को समझते थे ना, वो उनका मूड और वो किस तरह का संगीत रचना चाहते हैं। कहा जाता ना कि आप कुछ बोलते नहीं लेकिन वो खामोशी की जबान समझते थे। बिल्कुल। और वो एक ट्यूनिंग हो जाती है बाद में, तो वो ऐसे लोगों से फिर आप बहुत ज्यादा अपने आप को सहज महसूस करते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही था। जैसे उनके असिस्टेंट भी जो थे जॉनी गोम्स, सिर्फ उनके ही साथ काम किए पापा। हालांकि जॉनी गोम्स श्री रामचंद्र के साथ भी काम किए, लेकिन पापा और जॉनी गोम्स दोनों एकदम ही अलग टाइप के इंसान थे, कैथलिक और
पापा एकदम ही अलग जी। क्रिश्चियन, मगर इतना जमता था दोनों का। यहाँ अगर हम मुकेश जी का एक गाना नहीं सुनवाएंगे तो थोड़ा सा अन्याय होगा, क्योंकि मुकेश जी ने भी बहुत अच्छे गाने गाए हैं पापा के साथ में गाए हैं। पापा के लिए। मुकेश जी आपके घर आते थे वो? हाँ, रिहर्सल के लिए हमेशा आते थे। अच्छा, वो घर आते थे हमेशा। और एक बहुत क्लोजनेस शेयर करते थे कि हम दोनों परिवार कायस्थ हैं। अच्छा। मुकेश माथुर एक हम लोग क्या फैमिली फ्रेंड थे, उनका नाम था महेश माथुर। तो वो मुकेश जी के बड़े फैन थे और पापा से हमेशा कहते थे कि जब कभी वो आएंगे रिहर्सल के लिए तो मुझसे ज़रूर मिलाइएगा। तो मुझे बहुत मन है मुकेश जी से मिलने का। और अक्सर ऐसा होता था कि रिहर्सल वीकडे पे होता था, वो बेचारे काम पे चले जाते थे, कहीं नौकरी करते थे। तो एक बार सैटरडे को रिहर्सल रखा गया, पापा को याद आया तो महेश जी को बुलाया कि आज मुकेश जी आ रहे हैं। और मुकेश जी से कहा कि हमारे एक फ्रेंड हैं, वो आ गए थे महेश जी टाइम से पहले कि आज बड़ा मज़ा आएगा, मुकेश चंद माथुर से मिलने का मौका है ये वो। तो म्यूज़िक रूम में जब गए लोग तो पापा बोले उनसे को इंट्रोड्यूस करवाना है मुझे। तो बोले कि आप भेजिए उनको, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। तो महेश जी आए अंदर, तो पापा से मुकेश जी ने कहा कि चित्रगुप्त जी आप एक काम कीजिए, आप 5-10 मिनट के लिए बाहर चले जाइए, रूम में हम लोग दोनों को अकेले छोड़ दीजिए। तो पापा को बड़ा अजीब लगा कि अकेले छोड़ दीजिए, मतलब क्या प्रॉब्लम है? तो बोले नहीं, हम लोग एक दूसरे को गले मिल के खूब गालियां देंगे जो आप सुन नहीं सकेंगे। तो पापा बोले क्यों? तो बोले हम लोग माथुर मिल रहे हैं तो हम लोग एक दूसरे का स्वागत ऐसे ही करते हैं। तो पापा सच में जाने लगे रूम से बाहर। बोले अरे चित्र मजाक कर रहा था, आप यहीं बैठिए, कोई गाली नहीं देने वाला। उनके स्वभाव में नहीं थी वो बात। नहीं, वो मीठे इंसान थे और मीठा गाते भी थे और मीठे इंसान भी थे। तो उनका कौन सा गाना पापा का संगीत? बहुत से गाने हैं। मुकेश जी का वो वाला गाना सुनते हैं, तेरी शोख नजर का इशारा। बहुत ही मीठा गाना है और इसमें मुकेश जी के साथ लता जी की भी आवाज है। फिल्म पतंग का ये गीत है, सुनते हैं। तेरी शोख नजर का इशारा, मेरी वीरान रातों का तारा। तेरी शोख नजर का इशारा, तेरी बाहों का जब है सहारा, पिया मझधार भी है किनारा। तेरी बाहों का जब है सहारा, तेरी शोख नजर का इशारा, मेरी वीरान रातों का तारा। तेरी शोख नजर का इशारा। निकले हैं राही मस्ती में डूबे, मंजिल का क्या है मिले ना मिले। निकले हैं राही मस्ती में डूबे, मंजिल का क्या है मिले ना मिले। तुम साथ हो तो किस्मत से अपनी, शिकवे कहाँ के गिले। हो जी हो, तेरी शोख नजर का इशारा, मेरी वीरान रातों का तारा। तेरी शोख नजर का इशारा, तेरी बाहों का जब है सहारा, पिया मझधार भी है किनारा। तेरी बाहों का जब है सहारा। एक ख्वाब सा है या है कहानी, कुछ है यकीन कुछ यकीन भी नहीं। एक ख्वाब सा है या है कहानी, कुछ है यकीन कुछ यकीन भी नहीं। हम तो ये जाने सच है या सपना, जो तुम नहीं हो तो हम भी नहीं। खुद हो
सहारा, मेरी वीरा मेरा तो सतारा, तेरी शोख नजर का इशारा। मेरा जन्म जिस साल में हुआ, जी भाभी रिलीज हुई थी, तो उसके बाद तो बहुत बिजी हो गया और मद्रास भी अक्सर जाते थे एवीएम की जी। फिल्म्स करने के लिए। तो हमेशा मतलब मैं जब बहुत छोटा था तो मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं देख पाया, बिकॉज बहुत बिजी रहते थे। जी मैं जितना भी देख पाता था मैं, तो जब भी आते थे मद्रास उससे, तो कभी कोई छोटा सा प्लेन लेके आएंगे या पूरा ट्रेन लाएंगे विद ट्रैक्स, और हम लोग सारा दिन फिर वही खेल खिलौने में लगे रहते थे। मतलब इतनी और प्यार बहुत करते थे चारों उनके चारों बच्चों से। हमारी 2 बहन बड़ी, सविता और सुधा, आनंद और मिलिंद, चारों से बहुत प्यार करते थे। आप सबसे छोटे मिलन जी? हाँ जी। अच्छा अच्छा। सबसे छोटे सबसे बिगड़े हुए। दुलरवा बाबू हैं क्या? अच्छा, पापा को और कोई इंटरेस्ट था नहीं, हाँ। या तो काम करना या फिर बच्चों के साथ। तो जैसे फ्री होते थे किसी भी दिन, मान लीजिए रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई या कोई काम नहीं है, तो चलो आर्य मिल कॉलोनी, चलो पिकनिक स्पॉट, चलो विहार लेक, पवई लेक। तो सैंडविचेस बांध के। तो उसके बाद फिर लोनावाला का सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ पर एक कॉलोनी बनी थी जी। जिसमें बहुत से म्यूजिकल बैकग्राउंड के लोग थे। अच्छा, कौन कौन? बहुत इंटरेस्टिंग कॉलोनी। हर सैटरडे संडे लोनावाला जाते थे हम लोग। और हाईलाइट ये होता था कि खार से निकलती थी गाड़ी, बैंड्रा में हम लोग स्कूल छूटता था तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही गाड़ी में बैठ जाते थे और सीधे लोनावाला। और जैसे आपने बताया कि उस कॉलोनी में और भी बहुत सारे लोग थे। हाँ, देखिए ना, हम लोग का बंगला था। और कौशिक जी जो बहुत फेमस रिकॉर्डिस्ट थे फिल्म सेंटर में, और कई जगह, एक उनका था, एक बीएन शर्मा जो बॉम्बे लैब में सीनियर रिकॉर्डिस्ट, फिर मन्ना डे अंकल, फिर सुमन कल्याणपुर जी, फिर रोशन जी और मुकेश अंकल। तो आपका सारे म्यूजिकल लोग, और इन सब के घर में भी आना जाना है, वो घरेलू रिश्ते बने होंगे ये भी? बहुत क्लोज थे। हाँ। दिवाली, न्यू ईयर। और वो क्या बंगले थे। हाँ। और हम लोग तो अभी तक बंगला रखे हुए हैं, काफी लोग बेच दिए। जी। तो जैसे हम लोग का बंगला था तो सामने जो बरामदा था, तो ऑपोजिट साइड रोशन जी का वरांडा है उधर ही। अच्छा। तो अगर दोनों खड़े रहे बाहर तो उधर से ही बात करते रहते थे। तो आपने इनको ऋतिक को और राकेश जी को और राकेश जी को हाँ। बहुत बार मिला हम लोग। राकेश राजू हम लोग के साथ खेलता था। राजू क्रिकेट खेलता था हम लोग क्रिकेट के की साथ। पूरी टीम थी हम लोग की जिसमें जो पहली बार मैच राजू हुआ, मतलब राजेश रोशन। जो पहली बार मैच हुआ था, जब उसने ज्वाइन किया था कि चलो मैं भी खेलता हूँ, तो बैटिंग करने गया और मैंने बॉल डाला, वो फर्स्ट बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गया था। तो अभी रिसेंटली एक पार्टी में मिला था, मैंने उसको याद दिलाया, तो बोलते यार तू तभी से बदमाश था, मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वैसे उन्होंने भी अपने संगीत से बहुत सारे लोगों को क्लीन बोल्ड किया, मतलब सुनने वालों को क्लीन बोल्ड किया है। मिलिंद जी, जैसा कि हमने पढ़ा है और आपने भी बताया था, जो नाम है आपका ये लता जी ने रखा था? जी, लता जी ने नाम रखा, नामकरण में आई थी, मुझे तो याद नहीं है, मगर पापा मम्मी ने कहा कि जो पूजा घर पे हुई या जो भी हुआ था उसमें लता जी आई और मेरा नाम रखी थी पूरा मिलिंद माधव। तो मैं माधव तो यूज़ नहीं करता हूँ अभी जी, आनंद मिलिंद, अच्छा राइम भी हो गया। जी जी जी। इसके बाद जैसे पहले हम लोग ने आपको जिक्र किया, जो पहला गाना हम लोग ने रिकॉर्ड किया था गाड़ी के नीचे जाके कट जाऊंगी, वो भी लता जी आई और गाई, हम लोग का गाना ब्लेस की। फिर 2004 जून में मैं जब शिफ्ट किया पवई, तो घर आई थी और पूरे फैमिली के साथ एक दिन स्पेंड की, उनका फेवरेट खाना बना, हम लोगों की मदर भी साथ, और खूब गपशप हुआ, खूब बातचीत हुई। और मैंने कहा आप मेरा तो नाम रखिए, अभी घर के लिए भी एक नाम दीजिए। तो 10 सेकंड सोची और बोली स्वर गंगा, सुरों की गंगा बहती रहे, तुम घर का नाम रखो स्वर गंगा। तो मैंने स्वर गंगा नाम रख के जिसने आपका नाम स्वर गंगा रखा है उन्हें स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है, और स्वर साम्राज्ञी ने पापा के संगीत निर्देशन में अद्भुत गाने गाए। एक गाना मुझे उनका याद आता है, फिल्म अफसाना का, प्यासे हुए ने, कमाल का गाना है। सुलग गई शाम जब से लगा है होठों से तेरा नाम। कमल जी कमाल। ये गाना मुझे, मैंने जितनी बार सुना है, इससे प्यास ही नहीं बुझती, आपके कान प्यासे रह जाते हैं। बहुत अच्छा गाना। प्यासे हुए नैन, सुनवा दिया जाए? बिल्कुल। प्यासे
हुए नैन सुलग गई शाम, जब जब होठों से लगा है तेरा नाम, प्यासे हुए नैन सुलग गई शाम, जब जब होठों से लगा है तेरा नाम, प्यासे हुए नैन। याद तेरी आई तो ख्वाब ये दिखाया, दूर ही से छू रहा है तन को तेरा साया। याद तेरी आई तो ख्वाब ये दिखाया, दूर ही से छू रहा है तन को तेरा साया। तुझसे रहे दूर कहाँ जिसको पड़ा तेरी याद से काम, कैसे हुए नैन सुलग गई शाम, जब जब होठों से लगा है तेरा नाम, कैसे हुए नैन। दीप तेरा बनके उदास मेरी आँखें जल रही है, देख तेरे पास मेरी आँखें। दीप तेरा बनके उदास मेरी आँखें जल रही है, देख तेरे पास मेरी आँखें। उसकी बुझे आग कहाँ जिसको पड़ा तेरी याद से काम, कैसे हुए नैन सुलग गई शाम, जब जब होठों से लगा है तेरा नाम, कैसे हुए नैन। सबसे खूबसूरत कौन सी याद है आपके जहन में पापा से जुड़ी हुई? देखिए, बचपन की सारी यादें, जी। जब पापा रिकॉर्डिंग करते थे और धुन बनाते थे, ड्राइंग रूम में मजरू साहब बैठे रहते थे, म्यूजिक रूम में राजेंद्र कृष्ण अंकल बैठे रहते थे, और एकदम बिल्डिंग के पीछे एक नारियल का पेड़ था, वहाँ पर प्रेम धवन साहब बैठे रहते थे। मतलब तीनों अलग अलग गानों पे काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि आनंद बख्शी साहब भी आते थे पापा से मुलाकात करने, तो वरांडा में बैठ के अपना चाय पी रहे हैं और कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सब एकदम क्लियरली मुझे याद है। और जो सिटिंग रूम था और जो बंगलो भी हम लोग का था, उसी जगह पर हम लोग से पहले मदन मोहन जी थे, और उनका भी म्यूज़िक रूम वही था जो पापा का था। और बाद में जाके जब हम लोग म्यूज़िक डायरेक्टर हुए तो हम लोग का भी म्यूज़िक रूम वही था। वाह वाह, कहते हैं ना कि वो इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी और ऐसे नामी लोगों की वहाँ उस कमरे में मौजूद है, जैसे वो चार्ज हो जाता है उस तरह से, बिल्कुल, उस तरह के वाइब्रेशंस से। मिलिंद जी, बचपन की जो है यादों के तार छेड़ दिए हैं अब, तो तार हम यहाँ पर एक गाने के भी छेड़ना चाहेंगे। वो गाना जो आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है, आनंद भाई बताइए आप। वो गाना सुनते हैं, हाय रे तेरे चंचल नैनवा। मजरू साहब ने लिखा है और लता जी ने कमाल गाया। जो टोनल क्वालिटी है उनके वॉइस का जी, वो नॉर्मल से कुछ अलग ही है। हाय रे तेरे चंचल नैनवा, कुछ बात करे रुक जाए। हाय रे तेरे चंचल नैनवा, कुछ बात करे रुक जाए। हाय रे तेरे चंचल नैनवा,
इसके म्यूजिक पीसेस बड़े इंटरेस्टिंग थे, एकदम सॉफ्ट बिगनिंग, धीरे धीरे गाना डेवलप होता है। और जो गवाया था इन्होंने, और जो लता आंटी ने गाया था, कुछ आवाज़ को दबा के एकदम ओपन थ्रो नहीं था। ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ओपन थ्रो में तो आदमी सुर संभाल सकता है। खैर लता आंटी के बारे में क्या कहना, मगर जो खूबसूरती के साथ उन्होंने गाया था, इट वाज कमाल था, really amazing। जैसे सही मायने में प्रेम की जो अभिव्यक्ति होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। मैं समझता हूँ कि एक गुणी संगीतकार ही इस चीज़ को समझ सकता है कि रचना जो उसने तैयार की है, क्या बात कही जा रही है, सिचुएशन कौन सी है, और कितने खूबसूरत ढंग से। ये भी एक अंदाज है, क्योंकि संगीत में लोग बोलते हैं कि भाई थ्रो बड़ा अच्छा होना चाहिए, थ्रो बड़ा अच्छा होना चाहिए, खुल के गाइए, खुल के गाइए। और आप बता रहे हैं कि इसमें उन्होंने आवाज़ को दबा के गाया है, रिफ्रेन करके, सबड्यू करके। क्या बात है। बहुत। मजरू साहब ने इस फिल्म में और भी 2-3 गाने और बढ़िया दिए हैं। उसमें जाग दिले दीवाना भी इसी फिल्म में था। जाग दिले दीवाना मेरे टॉप 5 में है। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। क्या बात है। और इसमें रफ़ी साहब ने, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस ऑफ रफ़ी साहब आपको सुनने मिलेगा। रिहर्सल के समय कई लोगों ने, जैसे मुझे अपने अनुभव बताए हैं, कि ऐसा नहीं लगता था कि ये बात आएगी, लेकिन जैसे ही वो माइक्रोफोन पे जाते थे तो रफ़ी साहब का पूरा अंदाज ही जुदा होता था, बदल जाता था। अच्छा, पापा हमेशा कहते थे जी। क्योंकि मैं तो इतना लकी था कि इतने सारे रिहर्सल्स मुझे देखने को मिले जिसमें रफ़ी साहब बैठे रहते थे। वो बहुत दबा के गाते थे रिहर्सल में, खुल के गाते नहीं थे, हमको मौका नहीं मिलता था। अच्छा ये लाइन कैसी है, बहुत सॉफ्ट बात करते थे वो। तो बताया अच्छा ठीक है, फिर कुछ अच्छा ये अंतरे की ये लाइन ज़रा सा एक बार, तो सब हो गया, बस बस ठीक है ठीक है। तो एक बार पूरा गाना देखते हैं, तो उसमें पापा की आवाज़ सुनाई पड़ती थी क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट गाते थे जी। जब निकल जाते थे तो पापा हमसे कहते थे टेक में देखना जब माइक्रोफोन पे ये जाएंगे। और वाकई जब वो माइक्रोफोन पे जाते थे तो यकीन ही नहीं आता था वही रफ़ी कि साहब। वही रफ़ी साहब, और इतना सॉफ्ट गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गाना याद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ जाके पापा बोलते और थे माइक एकदम पर जब- शेर के तरह खड़े जाते। नहीं, मगर माइक पर जाते थे तब तक लगता था याद हुआ कि नहीं इनको, क्योंकि धीरे धीरे ही गा रहे हैं तब तक। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। किधर मैं आज रवा हूँ, मुझे ये होश नहीं। मैं कौन हूँ। मुझे ना हाथ लगाओ कि मर चुका हूँ मैं। मुझे ना हाथ लगाओ कि मर चुका हूँ मैं। खुद अपने हाथ से ये खून कर चुका हूँ मैं। फिर आज कैसे यहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। मैं कौन हूँ। मैं अपनी लाश उठाए यहाँ चला आया। कोई बस इतना बता दे कहाँ चला आया। ये क्या जगह है जहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। मैं कौन हूँ।
इंतजार मेरा है। ये क्या कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं मैं कौन हूँ। अच्छा, रफ़ी साहब के बारे में पापा की कह रहे थी और पापा के बारे में रफ़ी साहब क्या कहते थे, कुछ बताइए इसके बारे में। रफ़ी साहब के बारे में कोई क्या कह सकता है, मतलब वैसा इंसान। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आज भगवान ने मैन्युफैक्चर करना ही बंद कर दिया। और मैं यही चीज़ पापा के बारे में भी कहूँगा कि ऐसे इंसान थे कि आजकल मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। उनका सांचा ही बनाना बंद कर दिया। रफ़ी साहब और पापा दोनों मतलब आपस में खूब दोस्ती थी। हाँ। खूब मानते थे, खूब रिस्पेक्ट था एक दूसरे की। रेगुलर आते थे और उनकी रिहर्सल सिटिंग जो होती थी हमेशा सुबह 8 बजे, और बहुत पंक्चुअल थे। आपको उस समय उस उम्र में ये एहसास था कि आपके पिता एक बहुत ही महान काम कर रहे हैं और आपके घर में बहुत महान हस्तियों का जमावड़ा होता है, वो आती है? शायद कुछ एहसास था भी और नहीं भी, क्योंकि बचपन में जी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान था हम लोग का, खेल कूद में और ये दिस वाज जिसको बोलते हैं ना पार्ट ऑफ लाइफ। जी जी। बट ये तो समझ सकते थे हम लोग कि ये बख्शी साहब बैठे हैं, प्रेम धवन बैठे हैं, मजरू साहब बैठे हैं। यानी म्यूजिक की एक गैलेक्सी के सभी नामी स्टार गीतकार वहाँ मौजूद रहते थे और ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे जज्बात को, हमारी अनुभूतियों को शब्द दिए, उन्हें गीत बनाया। बोल तो कमाल के थे ही, संगीत भी कमाल का था। नहीं, और एक और चीज़ कमाल था जी कि इंटरल्यूड पीसेस जो पुराने गानों के होते थे वो कई बार रिपीट होते थे। पापा के भी गाने में जी म्यूजिक 1 और 3 एक जैसा होता था, म्यूजिक 2 अलग होता था। कुछ गाने मैंने ऐसे भी सुने जिसमें सेम म्यूजिक रिपीट हुआ है 1, 2 और 3 में, कहीं से बोर नहीं करता था। उल्टा ये लगता था कि थीम जैसा एक म्यूजिक बज रहा है और लोगों को फिर म्यूजिक भी याद हो जाता है। जो फैंस हैं वो गाने के साथ साथ म्यूजिक पीसेस भी गाते हैं। मेरे दिल कभी तो कोई आएगा, हमदम जो तेरा बन जाएगा। मेरे दिल कभी तो कोई आएगा, हमदम जो तेरा बन जाएगा। आहा हा 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 ला 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 ला। मेरे दिल कभी तो कोई आएगा, हमदम जो तेरा बन जाएगा। ऐ बेकरार अब इंतजार कुछ रंग ला रहा है। ऐ बेकरार अब इंतजार कुछ रंग ला रहा है। कहता है प्यार तेरा राज़दार तेरे पास आ रहा है। मेरे दिल कभी तो कोई आएगा, हमदम जो तेरा बन जाएगा। होगी हसीन वो चांद रात, हम साथ साथ होंगे। बरसेगा नूर खुशियों में चूर, हाथों में हाथ होंगे। मेरे दिल कभी तो कोई आएगा, हमदम जो तेरा बन जाएगा। बदलेगा दौर कुछ देर और, तू गम का जहर पी ले। बदलेगा दौर कुछ देर और, तू गम का जहर पी ले। होगा मिलाप फिर अपने आप, जैसे भी चाहे जी ले। मेरे दिल कभी तो कोई आएगा, हमदम जो तेरा बन जाएगा। कुछ लोगों ने बेशक बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन जो काम किया वो ऐसा अप टू द मार्क किया है कि उनका एक एक गाना
इधर मतलब वो कहावत है ना कि 100 सुनार की और एक लोहार की, 100 कॉम्पोजिशन के आगे एक कॉम्पोजिशन भारी पड़ता है। बिल्कुल। और ये उस तरह की कॉम्पोजिशन है, ये गाने हमेशा भारी पड़ते हैं। और जैसे रिहर्सल की बात आप बता रहे थे उस समय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन से वाद्य से वो रिहर्सल करते थे? इसमें दो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो जैसे मिलिंद ने कहा ऑर्केस्ट्रा की बात, उस ज़माने में ज़्यादातर म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं वो अपना म्यूज़िक खुद बनाते थे। कि मुझे एकदम क्लियरली याद है, तरर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 
रा रा सैक्सोफोन का पीस इनका खुद का बनाया हुआ। अरेंजर होते थे, असिस्टेंट होते थे, जी, लेकिन हारमोनी क्या होनी चाहिए वो सब वो लोग काम Chords करते थे। वगैरह। लेकिन म्यूजिक पीसेस वो म्यूजिक डायरेक्टर ज्यादातर खुद ही बनाते थे। क्या? इसलिए उन लोग हर एक संगीतकार का रंग अलग होता था। मुझे एक बार याद है जब काली टोपी लाल रुमाल के बारे में डिस्कस किए थे पापा, तो हमेशा बोलते थे कि मुझे कहीं शम्मी कपूर साहब मिले, अब बोले कि अरे आप ही है वो चित्रगुप्त जी जिन्होंने 9 के 9 हिट गाने दिए काली टोपी लाल रुमाल में। तो इन्होंने बोला हाँ जी हाँ। तो बोले कभी ऑफिस आइए, बहुत काम हो सकता है, मगर कभी गए ही नहीं काम। बहुत सिंपल आदमी थे। बोले जिसको फिल्म देनी वो घर आएगा देगा, मैं क्यों जाऊँ किसी क्या। मतलब एक तो जैसे आपने बताया बहुत ही डाउन टू अर्थ, और जैसे इतना महान काम कर रहे हैं लेकिन उनको जैसे उसका एहसास तक नहीं था। और देखिए ना, राज कपूर, गुरुदत्त, देवानंद, ये सब फिल्में कभी की ही नहीं। पर एक चीज हमको माननी पड़ेगी कि मदन मोहन साहब और एक चित्रगुप्त, ये दो संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने जब हम फिल्म संगीत की बात करते हैं तो ऐसा इमोर्टल म्यूजिक दिया है, ऐसा नायाब संगीत दिया है। लेकिन फिल्में आप देखिए, वो फिल्में हमें ज़्यादा याद नहीं आती हैं, वो याद भी आती हैं तो अपने संगीत की वजह से याद आती हैं। लेकिन बाकी मामलों में क्या होता है कि हमें पहले फिल्म याद आती है, बाद में संगीतकार याद आता है। लेकिन यहाँ पर वो फिल्में बेशक आपको याद ना आए, लेकिन ये संगीतकार दोनों आपको याद आते हैं। जैसे राज कपूर की फिल्म कभी नहीं की पापा ने। जी। और एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ था जब हम लोग ने क़यामत से क़यामत तक साइन की, जी। तो मुहूर्त के लिए राज साहब आए थे क्लैप देने। तो नासिर साहब बुलाए और मिलवाए कि नए संगीतकार हैं आनंद और मिलिंद। तो हम लोग पाँव छुए, ब्लेसिंग लिए। तो नासिर साहब ने कहा कि इनके पिताजी भी बहुत गुणी संगीतकार हैं, मतलब संगीतकार हैं, चित्रगुप्त जी के लड़के। अरे इतने मीठे संगीतकार हैं वो, तो राज साहब बोल रहे हैं हम लोग। अच्छा। तो मुझे मौका मिला मैंने बोला राज साहब पापा इधर ही है, मिलना है, बुलाओ बुलाओ जल्दी। तो मैं पापा और राज साहब को इंट्रोड्यूस कराया, दोनों एक ही एरा के लोग, और इंट्रोड्यूस मैं कराए। तो बोले अरे इतने मीठे संगीतकार हैं आप। उनके हर गाने में मेलोडी बहुत स्ट्रांग। लागी छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया, तुझको पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया। हो जी हो, प्यार किया तो करके निभाना, सुनो जी रसिया। प्यार किया तो प्यार किया तेरी कसम, लागी छूटे ना, हाय लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम।
दीवाना है तेरा। सोच लिया जी, सोच लिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, अब तो सनम। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की चौथी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी, ध्वनि संपादक कमल शर्मा। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।